मान लीजिए आप इस देश के एक आईएएस ऑफिसर हैं और आपकी नियुक्ति देश के गृह मंत्रालय में है और आप एक अधिकारी के तौर पर गृह मंत्रालय में काम करते हैं। लेकिन सडनली आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार मुझे नौकरी छोड़ के कुछ और करना चाहिए। तो इस क्षण को, इस दशा को आप क्या कहेंगे? शायद कुछ लोग पागलपन, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस, या कुछ लोग कहेंगे कि भाई समझ से परे है। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि इसे कहेंगे एक भरोसा जो उस व्यक्ति को था कि शायद मैं आईएएस की नौकरी छोड़कर कुछ और कर सकता हूं, कुछ और बेहतर, मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूं। जी हां दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यहां पर आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आप सभी को बताने जा रहे हैं जिसने आईएएस बनने के बाद वो कहते हैं कि मैंने मजबूरी में आईएएस की परीक्षा की, मैं पास हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 384 रैंक हासिल की। देश के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि 12-14 हज़ार जो नियुक्तियां होती हैं हर साल यूपीएससी की तरफ से, उसमें 384 रैंक उन्होंने हासिल की। और उसके बाद अपने दोस्तों और परिवार के रिश्तेदारों के कहने में आकर जॉब ज्वाइन भी की, एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर गृह मंत्रालय में, देश के गृह मंत्रालय में मैंने ज्वाइन किया। लेकिन सिर्फ साल भर 6 महीने के बाद मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। यह कहना है हमारे देश के सबसे प्रचलित शिक्षक और दृष्टि आईएएस के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, ये नाम हम लोग हमेशा सुनते हैं। हम अगर यूट्यूब पे अगर कोई चीज़ हम वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई रील हमें देखने को मिल जाता है। स्वयं ये खुद रील्स नहीं बनाते, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इनका जो रील्स है, उनका जो कंटेंट है, इनके द्वारा बताए गए जो भी भाषा शैली में जिस तरह से ये बात संवाद करते हैं, जो भी ये ज्ञान अपने संस्था के अंदर देते हैं, या फिर किसी पॉडकास्ट में ये बोल रहे होते हैं, या कहीं भी ये अपनी बात को रख रहे होते हैं, तो उस चीज़ को, उस वाक्य को, उस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर सोशल मीडिया पे किया जाता है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर पाते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर इस समय बहुत बड़ा कोचिंग के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मैं बीते दिनों वहाँ पे जो बारिश हुई उसमें एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है राव कोचिंग सेंटर। बेसमेंट में क्लास चलाते थे। वहाँ पे दिल्ली के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि बेसमेंट में बहुत सारा पानी भर गया और करीब 3 छात्रों की वहाँ पर पानी में डूबने से मौत हुई है। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा वहाँ पे हुआ है, जिसको लेकर वहाँ के दिल्ली की सड़कों पे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार वहाँ पे प्रदर्शन बीते दिनों से देखने को मिल रहा है। उसके बाद एमसीडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वहाँ पे नज़र आई है और सरकार कोचिंग सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल कर रही है, और जिसके बाद कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे सील कर दिए गए हैं क्योंकि वे दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। जांच में इस तरह की चीज़ें सामने आई कि बेसमेंट में कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे कोचिंग अपना चला रहे थे, क्लास चला रहे थे। इसके अलावा भी जो भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं कोचिंग संस्थान को चलाने में, उसमें जो भी कमी पाई गई उसकी वजह से कई सारे संस्थानों को वहाँ पे सील कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई, सोशल मीडिया पे एक सेंसेशन आप कह सकते हैं। सोशल मीडिया पे हजारों लाखों करोड़ों लोग जिन्हें फॉलो करते हैं, जिन्हें देखते हैं, जिनके मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इतने सारे लोग जो कि शायद स्टूडेंट नहीं भी हैं, तमाम लोग विकास दिव्य कीर्ति सर को देखते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में अपनी परेशानियों का हल ढूंढने की, उनके तरफ से जो भी बातें हमें बताई जाती है उनमें कोशिश करते हैं, उसमें सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, नॉलेज गेन करते हैं। दोस्तों, दृष्टि आईएएस वे चलाते हैं, हम सभी जानते हैं। आज उनके बारे में हम जानेंगे, शुरुआत से उनके बारे में जानेंगे। लेकिन हाल ही में जो घटना हुई है दिल्ली के अंदर, तो दृष्टि आईएएस को भी वहाँ पे सील कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ वहाँ पे निकल के आ रही है कि विकास दिव्य कीर्ति सर का दृष्टि आईएएस वहाँ पे सील कर दिया गया, और उसके बाद विकास दिव्य कीर्ति सर का बयान भी आया है। दोस्तों, बीते दिनों जब ये हादसा हुआ उसके बाद से ही जितने भी छात्र छात्राएं दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, या फिर जहां से भी छात्र छात्राएं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वे लगातार
इस चीज़ को जानने के लिए बेकरार थे कि भाई कोई भी जो भी बड़े बड़े जो फेमस यूट्यूब पे शिक्षक हैं उनकी तरफ से कोई भी बयान इस घटना को लेकर क्यों नहीं आया। लगातार 3-4 दिन के बाद में कई सारे जो शिक्षक हैं उन्होंने इस पे अपनी राय रखी। जब एमसीडी ने वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील किया तो उसमें दृष्टि आईएएस भी था, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि विकास सर का दृष्टि आईएएस कैसे दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ था उन छात्रों के लिए जो शायद दिल्ली में रह के तैयारी नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर से वो तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन वे तैयारी करते हैं, कोर्स खरीद के वे ऑनलाइन वे यूट्यूब के जरिए पढ़ाई करते हैं। उन लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विकास दिव्य कीर्ति सर की, और हम सभी जानते हैं कि विकास दिव्य कीर्ति सर इस देश के जाने माने एक शिक्षक हैं, लेखक हैं, और हम तो यही कहेंगे कि मेंटोर भी हम उन्हें कह सकते हैं कि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। कई सारे चैनल्स पे उनके द्वारा जो भी बातें वे कहते हैं लोग साझा करते हैं, सोशल मीडिया पे उनके क्लिप्स भरे पड़े हैं, ऐसी बातें जो वे लोगों के लिए कहते हैं, लोगों को सॉल्यूशन वे देते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीरो टू हीरो में, और आज हम यहाँ पे विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि विकास दिव्य कीर्ति सर हैं कौन, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, कैसे वे एक आईएएस ऑफिसर बने, उसके बाद आईएएस की नौकरी छोड़ी, दृष्टि आईएएस उन्होंने शुरू किया और आज एक बड़े मुकाम पे वे दृष्टि को लेके गए हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जीरो से, और आज विकास दिव्य कीर्ति सर को लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उन्हें हीरो मानते हैं, आइडल मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं। दोस्तों एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा के भिवानी शहर में विकास दिव्य कीर्ति सर का जन्म होता है। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के थे। इनके पिताजी एक शिक्षक थे, इनकी माँ भी एक शिक्षक थी, और इनके 2 और भाई हैं, वे भी साथ में पढ़ाई किया करते थे। तो दोस्तों भिवानी के अंदर हरियाणा में इनका परिवार रहता था, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। इनके फादर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे, इनकी माँ भी पढ़ाया करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत सारे हिंदी छात्रों की तरह ही मेरी भी, मैं कह सकता हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर से होती है, और ये सरस्वती शिशु मंदिर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते हैं, 12वीं तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ये दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद ये अपने बीए की पढ़ाई करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। पहले तो ये वाणिज्य से वहाँ पे अपने बीए की पढ़ाई करते हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद इसे वे चेंज कर देते हैं और इतिहास सब्जेक्ट से ये अपने बीए की पढ़ाई वहाँ पे पूरी करते हैं। बीए की पढ़ाई पूरी होने के बाद दिव्य कीर्ति सर एमए की पढ़ाई करते हैं, और एमए ये हिंदी साहित्य से करते हैं, क्योंकि ये शुरुआत से ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे और इनके फादर भी हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे, तो इनका रुझान कहीं ना कहीं हिंदी के अंदर था, तो ये एमए की पढ़ाई हिंदी से करते हैं। इसी के साथ साथ ये एमफिल भी करते हैं, और फिलॉसफी से वे वहाँ पे एमफिल करते हैं। ये पूरा हो जाने के बाद जब ये पढ़ाई कर रहे थे, उसके तुरंत बाद कई लोगों ने इन्हें सुझाव दिया कि भाई तुम्हें यूपीएससी करना चाहिए। इनका रुझान था नहीं। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब ये 17 साल के 16 साल के थे, जब इन्होंने अपना स्कूली शिक्षा पूरी की थी, उसके तुरंत बाद इनके घर की जो परिस्थिति थी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी, उतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे। दिव्य कीर्ति सर बताते हैं कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कि उस समय हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो शायद बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना चालू किया। वे सेल्समैन का काम करते थे, कैलकुलेटर बेचने का काम किया करते थे। तो इस तरह का वर्किंग वहाँ पे 16-17 साल की उम्र में दिव्य कीर्ति सर ने किया है। अपने घर की जब आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, ये सब चीज़ होने के बाद में जब वे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं यानी कि एमए करते हैं, तो उस वक्त वे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर सह प्रोफेसर की भूमिका भी निभाते हैं, यानी कि वे असिस्टेंट प्रोफेसर भी वहाँ पे बनते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ वे अपना पढ़ाने का काम भी करने लगते हैं, यानी कि वे प्रोफेसर बन जाते हैं और स्टूडेंट्स को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाने लगते हैं। ये सारी चीज़ें चलती हैं, और कई रिश्तेदार उनसे कहते हैं कि यार तुम्हें यूपीएससी करना चाहिए, तुम्हें यूपीएससी की परीक्षा देनी चाहिए। उनका मन नहीं होता है, क्योंकि वे एक शिक्षक के तौर पे अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर वहाँ पे समझते थे। लोगों के कहने में आके 96 में वे एग्ज़ाम देते हैं, और दिव्य कीर्ति सर यहाँ पे पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम वहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हज़ारों लाखों लोग जो कोचिंग कर
बहुत सारे तैयारी कर कर शायद 5-5, 6-6 साल लोगों को लग जाता है, 10 साल लोगों को लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में दिव्यकीर्ति सर अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और उन्हें 384 रैंक आती है वहाँ पे उस 96 के एग्ज़ाम जब डिक्लेयर होते हैं वहाँ पे। उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है, उन्हें गृह मंत्रालय में नियुक्ति दी जाती है। दिव्यकीर्ति सर उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वे नियुक्ति होने के बाद तक ये सोचते रहते हैं कि मैं जॉब करूं या नहीं करूं। ये बहुत बड़ा एक मन के अंदर एक विडंबना थी कि उस समय वे ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि यार मैं करूं क्या। अच्छा, कई लोग ऐसे होंगे जो आईएएस बनने के बाद या आईएएस बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए ये चीज़ एकदम क्लियर थी कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने ये क्लियर कर लिया और शायद उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन दिव्यकीर्ति सर अपने आप को उतना सहज उस चीज़ में महसूस नहीं कर रहे थे। वे ज़िंदगी में कुछ और भी करना चाहते थे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब उनकी 384 रैंक आई तो उन्हें उस तरह का पद वहाँ पे नहीं मिला जिस तरह का वे चाहते थे। और भी बड़ा कोई पद उसके अंदर वे चाहते थे, शायद वो चीज़ उन्हें नहीं मिली। तो वहाँ पे दिव्यकीर्ति सर ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन सिर्फ 6-8 महीने के बाद ही वे अपना वहाँ पे रिज़ाइन दे देते हैं और कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। गृह मंत्रालय में नियुक्ति के बाद वे अपना इस्तीफ़ा देते हैं, घर वापस आते हैं, घर वालों को बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है। घर वाले उनसे नाराज़ भी होते हैं। उसके ठीक अगले दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में दोबारा इंटरव्यू के लिए दिव्यकीर्ति सर फिर से पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं शिक्षक ही रहना चाहता हूँ। तो वहाँ पे कई सारे जो इंटरव्यूअर थे, जो उनके प्रोफेसर थे जो उस समय इंटरव्यूज़ ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले तो आपको जो आपने वहाँ पे जॉब ज्वाइन की थी, जो आपने गृह मंत्रालय के अंदर जो आपकी नियुक्ति थी, पहले आपको वहाँ से वो सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, वो त्याग पत्र का वो सर्टिफिकेट हमें चाहिए। तो दिव्यकीर्ति सर अपना लोक सेवा आयोग में अप्लाई करते हैं और इसके अलावा गृह मंत्रालय में वे अप्लाई करते हैं और अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगते हैं कि भाई मैंने जो इस्तीफा दिया है उसका सर्टिफिकेट मुझे मिल जाए कि मैं यहाँ से अब जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अब नियुक्त नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, जब वे विश्वविद्यालय में इंटरव्यू के लिए जाते तो उन्हें कहा जाता है कि भाई तुम्हें जब तक वो पत्र नहीं आएगा तब तक हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक कहीं पे सरकारी ऑफिसर की भूमिका में रहते हुए हम आपको यहाँ पे कोई भी इस तरह का जॉब हम नहीं दे सकते। तो दिव्यकीर्ति सर वहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन वो पत्र मिलते मिलते उन्हें करीब 20 महीने हो जाते हैं। अब 20 महीने तक लगातार दिव्यकीर्ति सर जॉबलेस रहते हैं, वे कोई काम नहीं करते। शायद उस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि इस महीने नहीं तो अगले महीने मुझे वो पत्र मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो टाइम 20 महीने का हो जाता है। इसी बीच में जब वे ये सब चीज़ें कर रहे थे, उन्होंने उसके बाद पीएचडी की, हिंदी साहित्य से ही उन्होंने पीएचडी की। पीएचडी के बाद में उन्होंने एलएलबी की। इस तरह की चीज़ें भी वे करते रहे और 98 में उन्होंने जब अपनी पीएचडी कर रहे थे तो उनके साथ में उनकी जो मित्र थी तरुणा वर्मा मैम, उनसे वे शादी करते हैं। 98 में ही वे शादी करते हैं, दोनों पीएचडी के दौरान वहाँ पे मिले हुए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ साल 1999 में वे जब उन्हें पत्र मिल जाता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय में वे पढ़ाने लगते हैं। शिक्षक की भूमिका दिल्ली विश्वविद्यालय में वे निभाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, उनकी फैमिली में जो उनके 2 और भाई थे जो कि शायद उनसे बड़े हैं, एक भाई वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं तो वे अमेरिका चले जाते हैं। दूसरे भाई सीआईडी में कोई उन्हें बड़ा कोई पद मिल जाता है तो वे उसमें नियुक्त हो जाते हैं। दिव्यकीर्ति सर अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक सपना देखते हैं कि शायद आईएएस अब मैं बनाऊंगा। दृष्टि आईएएस का सपना देखते हैं। दिल्ली के अंदर एक संस्थान को वे खोलते हैं। 1999 में दृष्टि आईएएस की नींव रखी जाती है। वहां से दृष्टि आईएएस चालू होता है और दिव्यकीर्ति सर एक मिशन के साथ वहां पे उस दृष्टि आईएएस को रन करते हैं। वे सोचते हैं कि अंग्रेजी में पढ़ाई कराने के लिए तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, अंग्रेजी में यूपीएससी को कराने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हिंदी में कराने के लिए कोई नहीं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। तो वहाँ पे वे यूपीएससी की तैयारी हिंदी में कराते हैं और अपने दृष्टि आईएएस के अंदर हिंदी मीडियम के छात्रों को वे काफ़ी बड़े स्तर पे यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। देखते ही देखते ये दौर गुजरता है। इसके बाद एक बार फिर वे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। साल 2003 में एक बार फिर से वे आईएएस में सिलेक्ट होते हैं, फिर से उनकी कोई रैंक आती है, लेकिन दोबारा वे
उसको ज्वाइन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस समय भी उन्हें लगता है कि जो पद उन्हें चाहिए था, जो नियुक्ति उन्हें चाहिए थी, वो शायद उन्हें नहीं मिली। लेकिन 2003 के बाद वे हमेशा के लिए ये ख्याल अपने मन से निकाल देते हैं कि अब उन्हें आईएएस ऑफिसर बनना है, और वे अपना पूरा का पूरा वक्त दृष्टि आईएएस को देते हैं। लगातार वे उसमें काम करते हैं। इस तरह दोस्तों धीरे धीरे करके दृष्टि आईएएस चलता रहता है, और कई सारे स्टूडेंट वहाँ पे यूपीएससी वहाँ से क्लियर करते हैं। लेकिन बात 2008 की, जब एक इतिहास वहाँ पे बनता है। एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट जिसका नाम है किरण कौशल, वो ऑल इंडिया यूपीएससी रैंक में 3rd नंबर पे आती है। दृष्टि आईएएस की स्टूडेंट किरण कौशल की वहाँ पे ऑल इंडिया रैंकिंग 3rd रहती है, और ये बहुत ही बड़ा एक रिकॉर्ड बनता है। शायद अभी तक भी वो रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं टूट पाया है। हिंदी मीडियम की वे छात्रा थी। उसके बाद दृष्टि आईएएस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। कई सारे गांव-गांव से जो बच्चे सपना देखते हैं यूपीएससी क्लियर करने का, आईएएस बनने का, दृष्टि आईएएस को ज्वाइन करते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में वहाँ पे दृष्टि आईएएस मौजूद है। वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट, हज़ारों लोग वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। इस तरह से दृष्टि आईएएस वहाँ पे चलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी दृष्टि आईएएस को मिलती है 2017 में, जब वे अपना यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाते हैं। और ना सिर्फ बच्चे क्लास में वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, बल्कि दूर दूर गांव-गांव में बैठे हुए बच्चे जो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास मटेरियल नहीं है पढ़ाई करने के लिए, वे ऑनलाइन दृष्टि आईएएस को ज्वाइन करते हैं। लाखों लोग वहाँ पे दृष्टि आईएएस को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं। इस तरह से यूट्यूब पे एक सेंसेशन बन जाती है दृष्टि आईएएस, और लाखों बच्चे अपनी पढ़ाई यूपीएससी की वहाँ से करते हैं। देखते ही देखते धीरे धीरे करके दृष्टि आईएएस आज 11 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उनके यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। और इसके अलावा विकास दिव्यकीर्ति सर ने अपना पर्सनल एक चैनल बनाया हुआ है, जिसपे वे फिलॉसफी पे बातें करते हैं। वे अपने जो भी ज्ञान की बातें हैं वे वहाँ पे अपने खुद के चैनल, विकास दिव्यकीर्ति चैनल जो है उस पर साझा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों चल रही होती हैं। हम सभी जानते हैं, आज से कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी 12th फेल, जिसमें विक्रांत मैसी ने एक बहुत ही दमदार किरदार निभाया है, आईपीएस मनोज कुमार शर्मा का। उन पर यह फिल्म केंद्रित है। उसमें विकास दिव्यकीर्ति सर ने भी अपनी ही खुद की एक भूमिका निभाई है। हम देखते हैं कि कैसे एक चंबल का लड़का, हिंदी मीडियम का लड़का, 12th फेल लड़का एक सपना देखता है ज़िंदगी में कुछ करने का, 12वीं फेल हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारता, दिल्ली आता है, पढ़ाई करता है। विकास दिव्यकीर्ति सर से मुलाकात होती है, वहाँ पे दृष्टि आईएएस में भी शायद ज्वाइन करता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि आज वे एक सफल आईपीएस ऑफिसर हैं। उनकी वाइफ हैं श्रद्धा, वे भी आईआरएस हैं। तो वे सभी दृष्टि आईएएस से ही निकले हुए बच्चे हैं। और विकास दिव्यकीर्ति सर की वो जो लाइफ है, वो जो उन्होंने उस बच्चे को ज़िंदगी बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, वो शायद 12th फेल मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर उसे देखें। बहुत ही मोटिवेशनल वो एक मूवी है। अपना खुद का किरदार विकास दिव्यकीर्ति सर ने उसमें निभाया है। दोस्तों यहाँ तक चीज़ें चलती हैं। कई बार विवादों का सामना भी विकास दिव्यकीर्ति सर को करना पड़ता है। अभी हाल ही में 2022 में एक रामायण को लेके कोई विवाद वहाँ पे छिड़ा था, जब उन्होंने कोई टीका टिप्पणी विकास दिव्यकीर्ति सर ने वहाँ पे कुछ की थी, और उसके बाद काफ़ी लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया था, कई लोगों ने समर्थन भी किया था। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि विकास दिव्यकीर्ति सर जो कि एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चों को एक नई टेक्निक से, एक अलग तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, और लाखों करोड़ों लोग उन्हें सोशल मीडिया पर अपना मेंटोर समझते हैं, उन्हें सुनते हैं। दोस्तों हम में से शायद कितने ही ऐसे लोग हैं जो शायद यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारा शायद यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम विकास दिव्यकीर्ति सर को सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर हम उन्हें सुनना पसंद करते हैं। उनके बात में वो ठहराव है, उनकी बात में वो लॉजिक हमें नज़र आता है कि वे जिस तरह से बातों को बताते हैं, जिस तरह से वे प्रैक्टिकली अनुभव के तौर पे चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल वे साझा करते हैं, काफ़ी लोग उससे भी प्रेरित होते हैं। तो बहुत ही शानदार उनकी जर्नी है। दोस्तों आज हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो विकास दिव्यकीर्ति सर को अपना आदर्श मानते हैं, अपना मेंटोर मानते हैं। आज हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो दृष्टि आईएएस से निकले हैं, और कई सारे सेवा वे देश के अंदर कर रहे हैं। कई सारे आईएएस, कई सारे आईपीएस, आईआरएस, ना जाने जितने भी पद यूपीएससी के अंदर होते हैं, हर विभाग में उन्होंने दृष्टि आईएएस से अपने बच्चे दिए हैं। और लगातार शायद देश के लिए वे ऐसे होनहार छात्रों को वहाँ से
निकालते हैं। दोस्तों अगर ये बात करें कि विकास दिव्य कीर्ति सर की इस लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या प्रेरणा हमें उनकी लाइफ से मिलती है, तो मेरे ख्याल से तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा उनकी जिंदगी के पीछे छुपी हुई है। एक व्यक्ति जो आईएएस का एग्जाम पास करता है, वो नियुक्त होता है गृह मंत्रालय में, लेकिन नौकरी छोड़ देता है, लेकिन वही करता है जो शायद उसे करना था। और शायद एक आईएएस नहीं, आज कई सारे अनगिनत आईएएस उन्होंने अपने देश के लिए दिए हैं। अगर शायद वे ऐसा नहीं करते, अपनी नौकरी छोड़ के नहीं ऐसा करते, तो शायद हमें वो आईएएस देखने को नहीं मिलते। तो बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा उनकी सोच है, नमन है उनकी सोच को, क्योंकि बहुत अच्छी बात उन्होंने, मैं उनकी एक बार रील देख रहा था तो उसमें उन्होंने कही है कि हम 21वीं सदी में हैं और आज यहाँ पे बहुत सारे जॉब ऑप्शन। अगर मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं या आप किसी नौकरी की तैयारी करते हैं, आपकी नौकरी नहीं लगी, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो क्या शायद आपकी जिंदगी खत्म हो गई? नहीं हुई। आपके पास में बहुत कुछ करने के लिए। एक नौकरी आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करती, या आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या हैं। आप कुछ और कर सकते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर, उससे ज्यादा कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेरणादायक उनकी बातें होती हैं और लगातार उनको सुनना एक बहुत सुखद एक एहसास होता है। जब भी उन्हें सुनते हैं तो चाहे वो कोई डिप्रेशन का ही मरीज क्यों ना हो, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उस समय उनको सुनने के बाद बहुत ही रिलैक्स फील करता है। तो उनकी बातों में वो ठहराव, उनकी बातों में वो सच्चाई नज़र आती है। दोस्तों आज हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर ये जो मामला हुआ है, ये बहुत ही एक दुखद एक हादसा है वहाँ पे जो हुआ है। उसके बाद दिल्ली की कई सारी कोचिंग्स को सील कर दिया गया है, जिसमें दृष्टि आईएएस भी है। और ना जाने आने वाले दिनों में क्या उसके ऊपर एक्शन होने वाले हैं, क्या होने वाला है। दोस्तों विकास दिव्य कीर्ति सर का एक बेटा है जिसका नाम शाश्वत दिव्य कीर्ति है, वो भी एक स्कूल में पढ़ाई करता है। और विकास दिव्य कीर्ति सर हमेशा अपने बच्चे का सपोर्ट करते हैं। वे अपने उसके इंटरेस्ट की बातें करते हैं कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आगे जाके शाश्वत कोई आईएएस ऑफिसर बने या जो भी बने, वो उसकी इच्छा है आगे जाके वो क्या बनना चाहता है। पेरेंटिंग पे काफ़ी ज़्यादा वे बात करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपने विकास दिव्य कीर्ति चैनल पे अपलोड किया था, पेरेंटिंग, किस तरह से पेरेंटिंग होना चाहिए। अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरह से वे अपने सुझाव, अपने ज्ञान देते हैं। काफ़ी गंभीरता से वे चीज़ों के बारे में बताते हैं और उन्हें सुनना बेहद अच्छा लगता है। जब भी वे बात करते हैं, जब भी वे कोई चीज़ कह रहे होते हैं, तो एक समय के लिए वो ठहराव सा लगता है। उन्हें सुनना बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगने लगता है और ऐसा लगता है कि मानो ये बात में बहुत दम है और हर विषय पे वे अपनी गंभीरता से बात रखते हैं। दोस्तों ये जो हाल ही में मामला हुआ है दिल्ली के अंदर, उसके बाद ज़रूर दिव्य कीर्ति सर की जो छवि है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। कई सारे जो स्टूडेंट हैं उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, दिल्ली के अंदर ये जो घटना हुई है उसके बाद काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी सारे आरोप वहाँ पे लग रहे हैं। कई सारे कोचिंग्स को सील कर दिया गया है। विकास दिव्य कीर्ति सर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आरोप वहाँ पे लग रहे हैं कि उनकी संस्था भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। आप सभी का इस विषय पे क्या कहना है? क्या विकास दिव्य कीर्ति सर को एक मौका देना चाहिए या फिर सभी की तरह उन पे भी जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए? क्या लगता है आपको इस विषय पे? आप सभी की भी क्या राय है, जरूर हम जानना चाहेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, ताकि आपके लिए और भी खास लोगों के वीडियो हम लेकर आ सके। अगर आप चाहते हैं कि किसी और व्यक्ति पे हम वीडियो बनाएं तो आप जरूर उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उनके ऊपर वीडियो बना सकें। मिलेंगे एक और खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।